हे गाइस, अभी तक हमने हमारी रीनल फिजियोलॉजी में किडनी के बारे में पढ़ लिया है और हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लिया है। और हमने नेफ्रॉन में एक चीज़ छोड़ी थी, लाइक मैकुलर डेंसा। हमने ये बात की थी कि ये हम आगे टॉपिक में कवर करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है सेमुलिंगम का, जो कि है जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। बेसिकली ये जक्स्टा जो ग्लोमेरुलस अपैरेटस है, ये हमारे तीन चीज़ों से फॉर्म बनता है। सबसे पहले है मैकुलर डेंसा, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स एंड जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मैकुलर डेंसा है। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर बोमन कैप्सूल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी है एफेरेंट आर्टीरियोल, ये हमारी है ईफेरेंट आर्टीरियोल। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एफेरेंट का डायमीटर हमेशा ईफेरेंट के कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए। अब हमने अपने जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस की बात करनी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मैकुलर डेंसा की। मैकुलर डेंसा ये है, द सर्कल which you are seeing in between the afferent and efferent arteriole is nothing but juxta densa, मैकुला डेंसा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स। द ट्राइंगल, दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल you are seeing over here between the efferent arteriole is known as our extra glomerulus mesangial cells, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट is our juxtaglomerulus cells. These are present over here. The trough you are seeing in afferent arteriole is nothing but our juxtaglomerulus apparatus. ठीक है, अब एक बार मैकुलर डेंसा ये स्ट्रक्चर है। Extra glomerulus mesangial cells, these are our triangle present between the afferent and efferent arteriole. उसके बाद juxta glomerulus cells, ये हमारा यहाँ ट्रफ करके प्रेजेंट होता है। हमें एक और सेल के बारे में पढ़ना होता है जो हमारे इसी के पार्ट होते हैं, वो होते हैं ये ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स। तो मैं इसे एक बार इरेज कर देती हूँ। अब हमारे ये सेल्स कम प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा वुमेन कैप्सूल होता है उसमें हमने एफेरेंट की बात करी थी, ईफेरेंट की बात करी थी, डायमीटर छोटा रखना इसका। मैकुलर डेंसा ये था हमारा, ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स थे और यहाँ पे हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलरी सेल्स थे। तो यहाँ पूरे में तो हमने बात कर ली थी। अब जो हमारे अंदर कैपिलरी है, जो ये डिवाइड होती है हमारी कैपिलरी, इसके सपोर्ट में हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं। इनका क्या काम होता है, इनका जो फिल्ट्रेशन, इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है सॉरी, बेसिकली इनका ये प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरी में। इस वजह से या तो इन्हें ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स भी कह सकते हैं, इंट्राग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स भी कह सकते हैं। इनका फिल्ट्रेशन में रोल होता है। फिल्ट्रेशन में ये क्या करते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, तो ये फिल्ट्रेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो गाइस, अब एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं पोल क्वेश्चन या पोलर क्वेश्चन। this is nothing, this is a thick curve of Jg cells that is present around the afferent arteriole. afferent arteriole ने हमने एक टफ की बात करी थी ना, जो कि हमारे किससे बनती है, ग्लोमेरुलस अपैरेटस से। इसमें क्या होता है, जो हमारे Jg सेल्स के, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स के जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारी या तो ट्यूनिका मीडिया या ट्यूनिका एडवेंटिशिया कि वॉल्स में होते हैं। तो उस वजह से ये एक टर्म यूज़ की जाती है कि जेजी सेल्स का
एफेरेंट आर्टीरियोल के अराउंड में प्रेजेंट होना पॉलीकर्शन और पोलर कुशन कहलाता है। अब एट लास्ट हम बात कर लेते हैं, हमने ये जे अपैरेटस तो पढ़ लिया, जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस तो हमने पढ़ लिया, पर इसका यूज़ क्या है, यूटिलिटी क्या होती है? देखो मेन चीज़ होती है फिजियो में किसी भी चीज़ की यूटिलिटी, उसके तो अपने खुद के नंबर होते ही होते हैं। तो बेसिकली इसको हमने पढ़ा क्यों है? देखो सबसे पहले ये हार्मोन सेक्रेट करता है रेनिन और द प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। देखो रेनिन का अपना फंक्शन होता है रास मैकेनिज्म में, अब रास मैकेनिज्म में क्या होता है, जभी भी हमारा बीपी या ईसीएफ वॉल्यूम, ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम, और या फिर सोडियम कैल्शियम इन मैकुला डेंसा, बेसिकली अगर इन तीनों ये चीज़ें डाउन जाती है, डिक्रीज होती है, तो हमारा रेनिन सिक्रीट होता है। रेनिन कहाँ से होता है? जेजी अपैरेटस से। जेजी अपैरेटस में किन किन चीज़ों से बना होता है? 3 चीज़ों से, मैकुला डेंसा, एक्स्ट्राग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल और जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। ये मैंने मिल्क वाला रेनिन लिख दिया, ठीक है। रेनिन सिक्रीट होता है। अब बेसिकली रेनिन क्या करता है, जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन होता है वो हमारा इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, वो मिट गया तो मिट गया। देखो एंजियोटेंसिनोजन हमारा इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा होता है एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि देखो ये इनएक्टिव होके दिक्कत नहीं है कि अगर ये इनएक्टिव स्टेट में पड़ा रहे, लेकिन यहाँ से इसका ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो ये भी इनएक्टिव स्टेट, इसका फंक्शन कुछ नहीं है, इसका फंक्शन है ये एक्ट एज अ प्रिकर्सर करता है एंजियोटेंसिनोजन 2 के लिए। अब ये कन्वर्ट जब होता है किससे, अब हमारे नेक्स्ट स्टेप को हम ब्लू कलर से देखते हैं, ACE, ठीक है। हमारा ACE एक एंजाइम होता है जो कि लंग से आता है, उससे ये कन्वर्ट हो जाता है किससे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, एंजियोटेंसिन 1 से कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2, सबसे एक्टिव स्टेट होती है, मोस्ट एक्टिव स्टेट, और बेसिकली हमारे ब्लड वेसल्स पे काम, हमारे ब्रेन पे काम, हमारे एडिनल कॉर्टेक्स पे काम, हमारी किडनी के काम, हमारे एफेरेंट आर्टियोल पे कौन करता है, ये सबसे एक्टिव स्टेज है, सबसे शॉर्ट लाइफ, इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो भी शॉर्ट होती है, शॉर्ट हाफ लाइफ। ये तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इनएक्टिव स्टेट में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेट है, शॉर्ट हाफ लाइफ है, जो चीज़ जितनी एक्टिव होती है उसकी हाफ लाइफ उतनी ही शॉर्ट होती है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट लगा के चलो। फिर ये एंजियोटेंसिनोजन, ये एंजियोटेंसिन 2 से कन्वर्ट होता है किस में, एंजियोटेंसिन 3 में, ठीक है। हेप्टापेप्टाइड है, इसका मतलब इतना कुछ खासा फंक्शन नहीं है, बस ये इंक्रीज करता है चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये है, इस पे जो स्टार मार्क है ना वो ये है, इसका अपना छोटा मोटा फंक्शन है। अब मैं मिटा देती हूँ इसे। तो अभी हमने बात करी एंजियोटेंसिन 3 की। अब फिर ये एंजियोटेंसिन 3 से कन्वर्ट हो जाता है हमारा 4 में, ठीक है। एंजियोटेंसिन 3 से कन्वर्ट हो जाता है हमारा 4 में, और ये अपना एक ऐसा वेसोप्रेसिन एक्ट करता है,
ठीक है, बेसिकली यही था। अब एक बार हम फटाफट से देख लेते, जल्दी 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 जल्दी। सबसे पहले हमने बात करी हमारा बीपी, हमारा ईसीएफ और हमारा सोडियम एंड क्लोराइड इन मैकुला डेंसा। ये गिर गए का मतलब डिक्रीज हो गए। तो क्या हुआ, किडनी के अपैरेटस से, जीजी अपैरेटस से हमारा रेनिन सिक्रीट हुआ। इस रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन के पास गया ये, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। इसका ये भी बेसिकली इनएक्टिव है। इसका काम क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन सेकेंड को एक्टिवेट करना, ठीक, इसकी प्रेजेंस में, एसीई की प्रेजेंस में। इसका ये अपने आप में सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो अब ये और इसकी ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है, इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 3 में। ये कन्वर्ट कैसे होता है, ये डिग्रेड होता है एंजियोटेंसिनोनेज की, एंजियोटेंसिनोजन नेज के कारण, और फिर ये कन्वर्ट होता है 3 में। 3 के बाद ये कन्वर्ट होता है 4th में। अब 4th में कैसे कन्वर्ट होता है ये भी हम पढ़ेंगे। अब इसका जो फंक्शन होता है वो वेसोप्रेसिन जैसा होता है, कि ये एक्ट एज अ वेसोप्रेसिन करता है। हमने बात करी थी हमारे एंजियोटेंसिन की सेकेंड की, कि हमारा एंजियोटेंसिन जो सेकेंड है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, अपने आप में उसका एक अलग एक्टिव रोल है। तब बात कर लेते हैं उस रोल की। सबसे पहले रोल देखेंगे हम ब्लड वेसल में, उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स में, फिर उसके बाद किडनी में, फिर उसके बाद देखेंगे हम ब्रेन में। अब देखो ब्लड वेसल में अगर हमारा बीपी बढ़ गया है किसी कारणवश, या बीपी कम हो गया है, तो क्या होगा, या तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा या वैसो डायलेशन होगा। अगर हम बात करते हैं बीपी बढ़ने की, अगर बीपी बढ़ा है तो उसके बाद क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण जो हमारा ब्लड ब्रिंगिंग है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट रोल की बात कर लेते हैं, और फिर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट रोल की। देखो डायरेक्ट रोल में तो यही हुआ कि बीपी बढ़ा और हमारा हार्मोन सेक्रीट हुआ और हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। ये तो डायरेक्ट कंट्रोल है कि जैसे बीपी बढ़ा हमारा हार्मोन सेक्रीट हुआ और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। लेकिन अगर इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट कंट्रोल में हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर से हमारा नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, और नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट होकर हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रॉपर्टी दिखाता है। देखो इनडायरेक्ट में हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर से हमारा नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, और ये बेसिकली जाके एक्ट एज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये जाके वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर वाली प्रॉपर्टी दिखाता है, जिससे इनडायरेक्ट तरीके से हमारा जो बीपी है वो कम हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स की, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारा जो पोर्शन होता है उसमें हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है। और एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसका फंक्शन क्या होता है, रिटेंशन ऑफ सोडियम और एलिवेशन ऑफ बीपी। सोडियम को रखना और बीपी को इंक्रीज करना, ठीक है। किडनी में बेसिकली या तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एफेरेंट आर्टीरियोल है उसके डायमीटर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा, ठीक है, या तो हम उसको, या तो देखो ई फेरेंट को कर सकते हैं या ए फेरेंट को कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। वो उसके हिसाब से हो जीएफआर से। अगर जीएफआर हमारा कम आ रहा है तो हम ई फेरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, और कि उसके केस में हम क्या कर सकते हैं, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करा सकते हैं, और जो हमारा सरफेस एरिया है उसको डिक्रीज करा सकते हैं, ठीक है।
और ब्रेन के उसमें हमने बात करते हैं पैराको रिसेप्टर रिफ्लेक्स। इसका फंक्शन क्या होता है बीपी को डिक्रीज करना। ये हमारे ब्रेन का रिफ्लेक्स होता है। इसका बेसिकली फंक्शन होता है ब्रेन को मतलब हमारे बीपी को डिक्रीज करना। अगर हम इसे इनहिबिट कर देंगे तो हमारा बीपी अपने आप एलिवेट होने लग जाएगा। जिसके नेक्स्ट फंक्शन की बात करें अगर बरैको रिसेप्टर रिफ्लेक्स की, तो इसमें हमारा एडीएच का भी एक प्रॉपर फंक्शन आ जाता है। एडीएच से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो बस वही फंक्शन करवाते हैं कि जितना एडीएच होगा उतना वाटर एब्जॉर्ब होगा और उतना ही हमारा जीएफआर, जितना ज़्यादा एडीएच होगा, हायर द वैल्यू ऑफ एडीएच, उतना ही ज़्यादा हमारा वाटर एब्जॉर्ब होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा हमारा फिल्ट्रेशन होगा, तो उतना ही ज़्यादा जीएफआर होगा। ठीक, अब एक बार इसे इसमें से देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें से देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जीजी अपैरेटस। सबसे पहले ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जीजी अपैरेटस 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर से बनता है, जिसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स। ये इसी का पार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा मैकुला डेंसा हो गया। ये हमारा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स। ये हमारे इंटरनल हैं ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स। और एफेरेंट आर्टीरियोल पे एक टफ प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं जेजी सेल। ये हमारे ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ट्यूनिका मीडिया में इंसर्टेड होता है। ठीक है, उसकी वजह से एक टर्म बोली थी मैंने, पोलिक्शन, वो अब आई। ठीक है, ये मैकुला डेंसा ये बिफोर द ओपनिंग ऑफ द डीसीटी प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारे जब असेंडिंग लूप से डीसीटी बन के वापस आती है तो हमारी एफेरेंट आर्टीरियोल के बीच तक आती है। डीसीटी के खुलने से पहले यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे मैकुला डेंसा, फिर उसके बाद आगे हमारी डीसीटी आती है, फिर कलेक्टिंग डक्ट आती है। ठीक है, सिचुएटेड बिटवीन द एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टीरियोल, यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं ऑफ द सेम नेफ्रॉन बट वेरी क्लोज टू एफेरेंट आर्टीरियोल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से बने होते हैं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स की। ये हमारा ट्रायंगुलर एरिया, इसको हम कहते हैं एक ग्रैनुलर सेल लाइक लेसिस सेल्स और द ग्रोमेथाइड सेल्स। और ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स की बात कर लेते हैं। देखो, एक एक्स्ट्रा पेयर तो हमेशा हर किसी के पास होता ही है। सेम वे लाइक सॉक्स की बात कर ले, ड्रेस की बात कर ले, तो एक एक्स्ट्रा पेयर, एडिशनल पेयर ड्रेसेस का सब रखते ही हैं। तो उनके पास भी एक एक्स्ट्रा पेयर होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल और इंट्राग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स कहते हैं। इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट कैपिलरी लूप्स बाय सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ अ सेलुलर नेटवर्क। इंपॉर्टेंट इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली यही ध्यान रखना है। ठीक है, इस डायग्राम को हम देख चुके हैं, अब आगे चलते हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स की, जो कि स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल्स होते हैं, ये हमारे ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया में वॉल में इंसर्टेड होते हैं। ठीक है, और ग्रैनुलर सेल्स होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ देयर सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्मा। हाँ, जिस टर्म की मैं बात कर ली थी, पोलर कुशन और द पॉलिक्सन। ठीक है, अराउंड द एफेरेंट आर्टीरियोल बिफोर इट एंटर इनटू द बोमेन कैप्सूल। अब देख लेते हैं फंक्शन। फंक्शन बेसिकली क्या है, रेनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन का सेक्रेशन। रेनिन, हमारे जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स सेक्रीट करते हैं रेनिन। ठीक है, अब रेनिन का बेसिकली फंक्शन है रास मैकेनिज्म में, रेनिन का सबसे ज़्यादा वही फंक्शन है। इसको समझने के लिए हम इस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं जो हम बना रहे थे। ठीक है, देखो, बीपी डिक्रीज हुआ, ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिक्रीज हुआ, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ये बढ़ेगा। ठीक है, और हमारा प्लाज्मा सोडियम डिक्रीज हुआ, तो हमारे जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस से जस्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन सिक्रीट होता है।
एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 के बारे में क्या कहना है? प्रिकर्सर है एंजियोटेंसिन सेकेंड का, ये डेकापेप्टाइड है। फिर हमारे लंग से ACE सिक्रीट होता है और ये एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है। इसका बेसिकली फंक्शन होता है GFR रेगुलेट करना। GFR किससे? ADH की प्रेजेंस से, ठीक है। BP इंक्रीज करना। BP डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जिसके बारे में हम कर रहा था, इनडायरेक्ट वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट करना और इनडायरेक्ट हमारा नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजेस वाटर इनटेक, वही बैरको रिफ्लेक्स को इनहिबिट करके उससे वाटर इनटेक की वो बढ़ती है, इंक्रीजेस GFR बढ़ेगा, ठीक है। और इंक्रीजेस CRN ACTH, इसका हम फंक्शन अभी देख लेते हैं। फिर ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन नेस से एंजियोटेंसिन थर्ड में, जिसका इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन कॉजेस वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। फिर फोर्थ का भी फंक्शन वही होता है बेसिकली जो सेकंड का होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ देख लेते हैं। सेकंड, फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल inactive, serves only as a precursor of the angiotensin. Second is the most active form. Actions are blood vessels में कैसे करेगा? डायरेक्ट तरीके से BP को वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, पोटेंट कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ आर्टेरियोस, और इनडायरेक्ट तरीके से नॉरएड्रेनालिन फ्रॉम द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। कॉर्टेक्स से जोना ग्लोमेरुलस क्या सिक्रीट करवाएगा? एल्डोस्टेरोन, और ये एक्ट करेगा सोडियम रिटेंशन के लिए और रिस्पॉन्सिबल फॉर द BP एलिवेशन। किडनी एंजियोटेंसिन सेकेंड रेगुलेट GFR by two ways, constrict the efferent which causes decrease in the filtration। अब ग्लोमेरुलस रेगुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो efferent को कर दो या efferent को कर दो, ठीक है। वो उस हिसाब से, अगर GFR कम करना है GFR इंक्रीज करना है, ठीक है। efferent को कर देंगे जिससे फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंक्रीज के बाद। या तो हम ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स हमारे कौन से थे? जो यहाँ प्रेजेंट थे कैपिलरीज के साथ, ये मोमेन कैप्सूल हो गई हमारी, और जो अंदर प्रेजेंट थे उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस मेसेंजिनल सेल्स। या तो उनका फंक्शन क्या था? इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, ठीक है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है। या तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवा दो ट्यूब्यूल्स में, PCT में। ब्रेन में इनहिबिट्स द बैरागो रिफ्लेक्स, क्या होता है? बैरागो रिफ्लेक्स रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या होता है? इससे ये हमारे BP को कम करता है। अगर हम इसे इनहिबिट कर देंगे तो हमारा BP इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। ब्रेन में क्या करते हैं? हमारा जो थ्रस्ट सेंटर होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं जिससे वाटर इंक्रीज बढ़ेगा। उसके बाद कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस increases the secretion of ACTH from pituitary, increase the secretion of ADH from the hypothalamus। ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन्स और उसके बाद ACTH फ्रॉम पिट्यूटरी। अनदर एक्शंस ADH का फंक्शन क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम बात कर ले ACTH के फंक्शन की, ACTH का फंक्शन बेसिकली क्या होता है? हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करके हमारे कॉर्टिजोल को रिलीज करना, मतलब एक हेल्थ इन्वायरमेंट रखना, ठीक है। अब हम अनदर एक्शन की बात कर लेते हैं, हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड की। ये ग्रोथ फैक्टर काम करता है हार्ट में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को कॉज करके एंड द कार्डियक एनलार्जमेंट। एंजियोटेंसिन थर्ड की इसका फंक्शन क्या होता है? BP को इंक्रीज करना, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना एंड स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। 100% adrenocortical stimulation activity and 40% vasopressor activity of the angiotensin second। angiotensin फोर्थ की बात करें
तो ये भी एडेनोकॉर्टिकल स्टिमुलेटर एंड द वेसोप्रेशन एक्टिविटी वाला है, बट इसमें परसेंटेज नहीं दे रखा, परसेंटेज बेसिकली उसी में दे रखा है। हाँ, हमने प्रोस्टाग्लैंडिन स्किप कर दिया था ना, मतलब छूट गया था वो हमारा। मेडुलरी इंस्टिटिशियल सेल्स, extraglomerulus mesenchymal cells of the juxtaglomerulus apparatus secrete the prostaglandin। हमारे जीजी apparatus से ही secrete होता है। बेसिकली ये नहीं बता रखा मैकुला डेंसा से होता है, सेल से होता है, या सेल juxtaglomerulus सेल से होता है। ये secrete होता है interstitial cells of the medulla called the type I medullary interstitial cells। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कोई नहीं आगे पढ़ लेंगे। सेक्रेशन ऑफ द अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस में जैसे हमारे बात आती है एक्स्ट्राग्लोमेरुलस मेसेंचियल सेल्स ऑफ द juxtaglomerulus apparatus secrete the cytokinin like the interleukin 2 and the tumor necrosis factor। ट्यूमर कोई भी एडिशनल ग्रोथ हो जाती है जब हमारे सेल्स की नेक्रोसिस मतलब डेथ, तो बेसिकली उसके डेथ के लिए होता है कि अगर जैसे कोई भी एक अबेंडेंट ग्रोथ हो गई जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उसको नेक्रोसिस उसकी डेथ करने के लिए हमारा ये फैक्टर रिलीज होता है। उसके बाद मैकुलर डेंसा सेक्रेट्स थ्रोम्बोक्सिन ए। अब अगले चैप्टर में हम अगले चैप्टर में हम एक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ट्यूबलोग्लोमेरुलस फीडबैक। अभी के लिए बेसिकली ये इतना ही था जेजी अपैरेटस में। अब हमारा नेक्स्ट